A very good morning, everyone. Today is the 45th lecture of भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कुछ टाइम से क्लासेस थोड़ी ऑफ थी, तो अब वापस इनको स्टार्ट करेंगे ड्यू टू सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. सो अब वापस से क्लासेस स्टार्ट की जाएगी. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, वी हैव डिस्कस्ड द कस्टम थिंग. ठीक है. हमारा ई और एफ भी हो चुका है कंप्लीट. हमारा जी है वो भी कंप्लीट हो चुका है. क्या क्या पार्ट कंप्लीट हो गए इसमें एच के अलावा? सो वी हैव टू डिस्कस एच 26 एच 26 का एच हमें डिस्कस करना है. स्टेटमेंट्स ऑफ सेवरल पर्संस. इसके लिए आप इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन एन. इसके लिए इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन एन देखिए. इसके लिए दृष्टांत एन देखिए. इसके लिए इलस्ट्रेशन एन देखिए. इसके लिए एन देखिए प्लीज. A sues B for a libel expressed in the painted caricature exposed in a shop window. The question is, as to the similarity of the caricature as its libelous character, the remark of a crowd of a spectator on these points may be proved. हिंदी में पढ़िए. दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहांसांकन में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है. प्रश्न उपहांसांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में है. इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेगी. तो स्टेटमेंट ऑफ सेवरल पर्सन इज ऑल्सो रिलेवेंट. स्टेटमेंट्स ऑफ सेवरल पर्सन इज ऑल्सो रिलेवेंट. जैसे मान लीजिए अभी जयपुर में इंसिडेंट हुआ. ठीक है ना, ये एलपीजी वाला. अब इसके ऊपर केस किया, किसके ऊपर भी केस किया, एलपीजी वालों के ऊपर केस किया. भाई किसी की तो लाइबिलिटी तय करनी पड़ेगी. एनएचआई वालों पे केस किया, किसी पे भी केस किया. ठीक है ना. अब इंसिडेंट की जो एक्सीडेंट हुआ उसके 2-3 घंटे 4 घंटे बाद रिपोर्टर पहुंचे. उन्होंने जो भी आसपास के जो लोग थे उनसे इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था. तो अब 4-5 लोगों ने स्टेटमेंट ये दिया कि जो कट है ये गलत बना हुआ है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, एनएचआई की गलती है. 4-5 लोगों का स्टेटमेंट था और उनके स्टेटमेंट को पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर ने. इस केस की हियरिंग चली 8 साल 10 साल तक. 8-10 साल बाद इन लोगों को वापस समन भेजा गया. अब स्टेटमेंट ऑफ सेवरल पर्संस है ये. जब इनको लोगों को समन भेजा गया तो इन लोगों में से अगर किसी की डेथ हो गई, नोट फाउंड होता है, इनकेपेबल होता है या डिले और एक्सपेंस होता है कोर्ट को, तो 26 की अगर ये सारी शर्तें पूरी जाती है, उनके जितने भी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं या तो मीडिया को दिए या पुलिस को दिए. मीडिया के तो ऐसे एडमिसिबल नहीं होती, लेकिन मान लीजिए पुलिस को स्टेटमेंट दिया उन्होंने. ठीक है, क्योंकि इन सबका क्या बनेगा, इंक्वेस्ट बनेगा, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनेगी इनकी 174 सीआरपीसी. जब इनकी इंक्वेस्ट बनी तो इंक्वेस्ट में पता लगा कि यार ये सीन है. स्टेटमेंट जो भी उन्होंने वहां दिए जो 175 में यूज होंगे 175 सीआरपीसी में, स्टेटमेंट जो भी उन्होंने वहां दिए वो सारे स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. जब स्टेटमेंट ऑफ सेवरल पर्सन की हम बात करते हैं, जब बहुत सारे अधिक व्यक्तियों की कथन की हम बात करते हैं, तो वहां पे आ जाती है. रिलेशन एन है, इसको नोट कर लीजिएगा. द बैरेक्ट इज सेल्फ सफिशिएंट इन दैट रिगार्ड. नाउ सेक्शन 26 हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम अवर साइड. ठीक है, 26 कंप्लीट हो गया है. अब हम आएंगे सेक्शन 27. आरजेएस 2019 में यहाँ से सवाल आया. आरजेएस 2019 के प्री में यहाँ से सवाल पूछा गया. उसको देखते हैं कि क्या सवाल पूछा गया, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. और होता क्या है सेक्शन 33, इसको भी हम समझते हैं कि किसके रिगार्डिंग ये बात करता है. समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए सेक्शन 27 देखिए. रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस ऑफ प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड. कि साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति.
समझने की कोशिश कीजिएगा, और यहाँ से सवाल क्या आया आरजेएस में वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अ सेकेंड। जयपुर में जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही ज्यादा यार, मतलब बहुत कहते हैं ना कि बैड लक वो था ये। और अपना घर ज्यादा दूर नहीं है वहां से मेरा घर तो बहुत ही पास है वहां से जहाँ पे इंसिडेंट हुआ ना ये। इसमें वेरी अनफॉर्चुनेट, कहते हैं ना कि किसी की बहुत ही खराब किस्मत है। और जो टैंकर का ड्राइवर था इसमें वो तो बच गया, मथुरा का था ना, तो पढ़ रहा था मैं उसका न्यूज में, क्योंकि उसको तो पता था ना कि टैंक गैस की बदबू आ गई तो बच नहीं, क्योंकि देखो गैस ऐसी चीज होती है ना कि उसको तो पता ही ना गैस वाले ड्राइवर को तो कि भैया गैस लीक हो गई, भागने में भलाई है, भागो। उसको तो पता है ना कि भागने में भलाई है, इतनी सारी गैस जो मैं लेके जा रहा हूँ अगर ये लीक हो गई तो तुम भी होते, तुम भी भागते, तुम भी ट्रक के ड्राइवर होते तो। लेकिन उसको दूसरों को भी बताना चाहिए कि तुम भी भागो। उसने खुद भाग के अपनी जान बचा ली। ये थोड़ा सा वो रहा। हाँ, लेकिन उसको दूसरों को भी तो अवेयर करना चाहिए था ना कि गैस लीक हो रही है, भागना है यहाँ से। पर टाइम भी नहीं होगा इतना तो, है ना, समय की बहुत अभाव था। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा सेक्शन 27 को। अरे उन्होंने जब से ये चेंज किया है ना, उन्हें तो ये जूम होता है, बहुत ही ज्यादा ना, कभी कभी तो बहुत। अपना पुराना वाला वो कहाँ गया ब्राउजर? वैसे नया चले 9 दिन, पुराना चले 100 दिन, वैसा वाला सीन है देखिए सर, 27 देखिए, evidence given by a witness in a judicial proceeding, evidence given by a witness in a judicial proceeding, given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it
is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which states when the witness is dead cannot be found, incapable of giving evidence, kept out by the accused party and presence cannot be obtained. ठीक है, अब ये समझिए। देखिए सर, सेक्शन 26 जो था ना डाइन डिक्लेरेशन, वो तो बेसिकली 3 चीजों के लिए था, 4 चीजों के लिए था, डेड, नॉट फाउंड, अनेबल टू गिव एविडेंसेस और डिले और एक्सपेंसेस के लिए था। यहाँ पे 27 जो है वो 5 चीजों के लिए है। कितनों के लिए? 5 चीजों के लिए। 5 चीजें देखते हो कौन कौन सी है। सर पहली बात तो ये है, तीन, kept out by the way of adverse party. This is the 4th thing. And the 5th thing is his presence cannot be obtained without an amount of delay or expenses. This is 5th thing. तो ये 5 चीजों के लिए काम करता है क्या? इन 5 चीजों के लिए काम करता है सेक्शन 27। अर्लियर इट वो सेक्शन 33, पहले क्या था? सेक्शन 33 था, जो अब क्या बन गया है? सेक्शन 27। 2019 में ऐसे सवाल आया। सवाल क्या आया आरजेएस में? सवाल यहाँ पे आया कि कौन सा सेक्शन है जो कि सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में से डील करता है, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग से डील करता है, क्योंकि दिस सेक्शन डील्स विद सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, पश्चातवर्ती कार्रवाई। अब होता क्या चीज है इसमें, ये समझिएगा, इसको पढ़िए। अब एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर एनी person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later of the same judicial proceeding the truth of the fact when the state। अब क्या है चीज समझिए। मान लीजिए एक सिविल केस चल रहा है। क्या चल रहा है सर? एक सिविल केस है। सिविल केस में एक डिक्री आई, ठीक है, डिक्री आई, और उस डिक्री जब डिग्री कोर्ट के थ्रू आई और उसी डिग्री में उस आदमी को, जो पार्टी हारी, सामने वाली पार्टी जो हारी, उसके पार्टी ने सामने वाले का मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? क्यों मर्डर कर दिया? क्योंकि उसके अगेंस्ट कोर्ट ने डिग्री पास कर दी। तो उसको गुस्सा आया, शाम भाई कोर्ट से डिग्री आई थी, रात को बढ़िया घर में बहुत बड़ी दावत पार्टी वार्टी हो रही थी और पड़ोस में था वो बेचारे को गुस्सा आया, उसने जाके उसको शूट कर दिया। आप ये देखेंगे कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सिविल के स्टेटमेंट कहाँ यूज कर सकते हैं? क्रिमिनल में। सिविल के स्टेटमेंट कहाँ यूज कर सकते हो? क्रिमिनल में। और क्रिमिनल के स्टेटमेंट सिविल में यूज किए जा सकते हैं। मतलब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ सिविल के केसेस, सिविल के स्टेटमेंट सिविल में यूज करो, क्रिमिनल के स्टेटमेंट क्रिमिनल में यूज करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे पार्टी कह रही है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होने चाहिए। तो सर जुडिशियल प्रोसीडिंग ही होती है, चाहे वो सिविल की प्रोसीडिंग हो चाहे वो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग हो। दोबारा पढ़िए। एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। एविडेंस कहाँ दिए थे उसने? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी उसने दिया, या फिर किसी ऐसे आदमी के सामने दिए थे जो कि उसको लेने के लिए ऑथोराइज था। ही वाज ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इन ए सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग। सब्सिक्वेंट मतलब किसी पश्चातवर्ती कोई भी न्यायिक कार्रवाई में उस स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पुलिस को स्टेटमेंट दिया था आपने, 161 का बयान। 161 का बयान क्या होता है कि पुलिस को आपने स्टेटमेंट दिया और पुलिस क्या करता है? पर्चा बयान करता है। इसको बोलते हैं पर्चा बयान। लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? पर्चा बयान। पुलिस ने पर्चा बयान दर्ज किया और पर्चे बयान में 161 के बयान पुलिस ने आपके दर्ज कर लिए। जब पुलिस का बयान दर्ज हो चुका है और उसके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है या फिर दूसरी पार्टी आपको क्या करती है? किडनैप कर लेती है। दामिनी देखिए, दामिनी, हैव यू सीन द मूवी दामिनी? दामिनी आ ही नहीं पाती, लास्ट तक वो भागती रहती है क्योंकि उसको दूसरी पार्टी उसको स्टेटमेंट देने से रोक लेती है। तो अब कोई पार्टी किसी को किडनैप कर ले तो भी स्टेटमेंट जो उसने पुलिस को दिया 161 का, वो बयान कहाँ पे यूज हो जाएगा? उसी सेम प्रोसीडिंग में भी यूज हो जाएगा। मतलब उसी सेम कार्रवाई में भी उसको यूज किया जा सकता है, चाहे उसकी डेथ भी नहीं हो तो भी चलता है। तो यहाँ पे 5 जो चीज है ना, ये 5वां पॉइंट याद रखना। ये जो 5वां पॉइंट है, इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। भाई एडवर्स पार्टी जो है उसने क्या कर लिया? उसको पकड़ के रख लिया है, उसने उसको किडनैप करके रखा अपने पास या अबडक्ट करके रखा अपने पास। वो नहीं चाहता कि स्टेटमेंट देने जाए।
बात समझ में आई? तो उसके स्टेटमेंट जो इसने 161 का बयान दिया था वो भी उसको जाके आप दे सकते हो कोर्ट के अंदर। बात समझ में आई? जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे काम कर रही है इस पूरे सेक्शन के अंदर। मतलब 26 के अंदर 26 में तो टोटल कितने प्रजाति के लोग थे हमारे पास? 4 प्रजाति के लोग थे जिसकी डेथ हो गई है, जो एविडेंसेस नहीं दे सकता, जो मिल नहीं सकता, या फिर जिसके भाई बुलाएंगे तो उसको डिले और एक्सपेंसेस अकर होंगे। लेकिन 27 में पांच कैटेगरी के, पांचों कैटेगरी से लोग आए, वो कौन है? वो आए एज इज केप्ट आउट बाय द ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, मतलब एडवर्स पार्टी ने उसको अपने पास रख लिया है। हिंदी में पढ़िए एक बार, 27 को एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित है किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्रवाई में या उसी न्यायिक कार्रवाई के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब तक सुसंगत है जब तक कि वो साक्षी मर गया, मिल नहीं सकता, वो साक्षी देने में असमर्थ है, प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच से बाहर कर दिया गया है, अथवा उसकी उपस्थिति में विलंब और व्यय के बिना। समझ में आई? आगे पढ़िए, इसका प्रोवाइजो देखिए एक बार। प्रोवाइडेड देखिए इसका, provided that the proceeding was between the same parties or their representative interest, that the adverse party in the first proceeding had the right or opportunity to cross examination. The question in issue where the substance is the same in the first in the second proceeding. क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझिए, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। लिखिए, इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। wherever statement of following persons, then it shall be relevant. Wherever the statement of the following person, then it shall be relevant. जहां कहीं भी निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन है, जहां कहीं भी निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन है, जहां कहीं भी निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन है, तो वह सुसंगत होंगे, तो वह सुसंगत होंगे। पॉइंट नंबर ए, डेड। पॉइंट नंबर ए, डेड, मर गया है। पॉइंट नंबर बी, नॉट फाउंड, मिल नहीं सकता। पॉइंट नंबर सी, अनेबल टू गिव एविडेंसेस, साक्ष्य देने के लिए असमर्थ, अनेबल टू गिव एविडेंसेस। पॉइंट नंबर डी, डिले और एक्सपेंसेस फॉर द कोर्ट, न्यायालय के लिए विलंब और व्यय होगा, पॉइंट नंबर 5 लिखिए, he kept out by adverse party, प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया हो। ठीक है, अब आगे समझिए। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं सर कि सिविल और दो तरह की प्रोसीडिंग्स बताई मैंने आपको। क्रिमिनल, सिविल के स्टेटमेंट को क्रिमिनल में यूज किया सकता है और क्रिमिनल के स्टेटमेंट को सिविल में, लेकिन कुछ शर्तें भी है इसकी। क्या है सर इसकी कुछ शर्तें? मतलब इसी को क्या बोला गया इसी को बोला इसने पश्चातवर्ती कार्रवाई, इसी को बोला इसने सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। लिखा है ना एक शब्द 27 में, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, पश्चातवर्ती कार्रवाई में। अब आप 27 की एक बार हेडिंग पढ़िए, किस साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस ऑफ प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयरिन स्टेटेड। तो अब कुछ इसके रूल्स भी है, कुछ इसके रूल्स भी देख लेते हैं हम कि क्या क्या रूल्स हैं इसके। ठीक है, लिखिए इसमें, इन फॉलोइंग कंडीशन, निम्नलिखित परिस्थितियों में धारा 27 लागू होगी। इन फॉलोइंग कंडीशन सेक्शन 27 वुड अप्लाई, इन फॉलोइंग कंडीशन सेक्शन 27 वुड अप्लाई।
सेक्शन 27 वुड अप्लाई, सेक्शन 27 वुड अप्लाई। पहला पॉइंट लिखिए, बोथ केसेस बिटवीन द सेम पार्टीज, बोथ केसेस बिटवीन द सेम पार्टीज, दोनों मामले समान पक्षकारों के मध्य होने चाहिए, दोनों मामले समान पक्षकारों के मध्य होने चाहिए। बोथ केसेस बिटवीन द सेम पार्टीज। पॉइंट नंबर बी, द सब्सटेंशियल क्वेश्चन मस्ट बी द सेम, द सब्सटेंशियल क्वेश्चन मस्ट बी द सेम, द सब्सटेंशियल क्वेश्चन must be the same, दोनों पक्षकारों के मध्य, दोनों पक्षकारों के मध्य सारवान प्रश्न समान होने चाहिए, दोनों पक्षकारों के मध्य सारवान प्रश्न समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। नंबर 3 लिखिए, द एडवर्स पार्टी वाज गिवन an opportunity of cross examination, the adverse party was given the opportunity of cross examination, the adverse party was given the opportunity of cross examination, the adverse party was given the opportunity of cross examination। क्या है इस बात का मतलब? इस बात का मतलब समझते हैं। थर्ड पॉइंट लिखवाया मैंने, इसका मतलब समझिए क्या होता है। देखिए जो मैंने थर्ड पॉइंट बताया आपको, इसका मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए एक सिविल की प्रोसीडिंग चल रही थी, जैसे मान लीजिए दो भाई थे, इनके बीच में जमीन का एक विवाद था, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर एक सिविल सूट भी फाइल किया हुआ था। क्या किया होता है? एक केस का नाम था ए वर्सेस बी और सूट था इस जमीन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ प्लेंट फाइल हो गई, रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गया, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, मतलब सॉरी एग्जामिनेशन चीफ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल हियरिंग के लिए डेट है। किसकी डेट है? अंतिम सुनवाई की तारीख तय हो गई यहाँ पे कि भाई अंतिम सुनवाई की जाएगी। मुख्य परीक्षा हो गई, प्रतिपरीक्षा हो गई, लगता है कि अब फाइनल हियरिंग के लिए कोर्ट ने डेट डाल दी और सामने वाली पार्टी को खत्म समझ में आ चुका है। जो ये बी है ना, बी, इसको समझ में आ चुका है कि भैया अपना हो गया गेम ओवर, ठीक है ना। बी को क्या पता लग गया है? भाई केस खत्म है, अपने तो प्रॉपर्टी तो गई। तो ये क्या करता है? इन शॉर्ट ऑफ रिवेंज, अभी तक डिक्री जजमेंट आया नहीं इस केस में, तो ये क्या करता है सर, एक रात ए का गेम ओवर कर देता है, इसको मार देता है, ठीक है। अब जब क्रिमिनल केस चलेगा तो क्रिमिनल केस में जो भी स्टेटमेंट इसने दिए हैं ए ने विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, वो सारे स्टेटमेंट को आप क्या कर सकते हो? सारे स्टेटमेंट यूज किए जाएंगे अगेंस्ट बी के खिलाफ, उन सब स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जाएगा? सेम पार्टीज है, क्वेश्चन इनके बीच में सेम है, क्वेश्चन सेम है, मतलब जमीन को लेकर ही विवाद था और जमीन के चक्कर में ही मृत्यु हुई है। तीसरी चीज कि सर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिल गया था, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया था ना, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद मारा है ना, तो स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है। अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ होता तो आप 27 में इन्वोक नहीं करते। अगर प्रतिपरीक्षा नहीं हुई होती तो आप 27 को नहीं लेके आते, 27 लागू नहीं होता, फिर 26 आता, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता क्योंकि वो डायरेक्ट थोड़ी बनता, वो तो फिर अकाउंट, कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कोर्स ऑफ बिजनेस, ये वो सब में आता, किसी ना किसी में फॉल करवाता उसको। या तो सेक्शन अपने 4 में आता, भाई सेम ट्रांजैक्शन में इसकी डेथ हुई है, रेस जेस्टे बन जाता। समझ में आ रही बात? तो एविडेंस एक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सारे प्रोविजंस एक दूसरे के पूरक है।
कोई चीज अगर कहीं फॉल नहीं करेगी, कहीं पे वो रिलेवेंट नहीं होगी, कहीं पे वो सुसंगत नहीं बनेगी, तो किसी और प्रावधान में बन जाएगी। बात समझ में आई? तो ये कहानी समझ में आ गई कि क्रॉस एग्जामिनेशन मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। बैरेट में लिखा हुआ है, देखो बैरेट पढ़ो। अरे बैरेट पढ़ो, अपने मन से थोड़ी बता रहा हूँ। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग गोज बिटवीन द सेम पार्टीज, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, और देयर रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग had the right and opportunity to cross examine and the question and issue were substantially the same in the first and the second proceeding। ये तीन ही पॉइंट लिखवाया मैंने आपको। परंतु जब तक कि वो कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों और उन्हीं हित प्रतिनिधियों के बीच में थी, प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिरक्षे का अधिकार और अवसर था। विवादक प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारतः वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में है, सारतः वही थे जो द्वितीय कार्रवाई में। तो तीनों पॉइंट मैंने आपको लिखवाई दी है भाई, तीन कंडीशंस होती है। पैराग्राफ की लाइन और लिखो, हिंदी में नहीं लिखवाया। तीसरा पॉइंट लिखिए, लिखिए इसमें प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार और अवसर उपलब्ध होना आवश्यक है। प्रतिपक्षी को प्रतिरक्षा का अधिकार और अवसर उपलब्ध होना आवश्यक है। ये बात क्लियर हुई? डन। एक लाइन पैराग्राफ लिखिए। इन दिस सेक्शन इट अप्लाइज बोथ टू द सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। दिस सेक्शन अप्लाइज बोथ टू द सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये धारा सिविल व डांडिक कार्रवाई पर लागू होती है। ये धारा सिविल व डांडिक कार्रवाई दोनों पर लागू होती है। ये धारा सिविल व डांडिक कार्रवाई दोनों पर लागू होती है। ये धारा सिविल व डांडिक कार्रवाई दोनों पर लागू होती है। एक और लाइन लिखिए। In the criminal proceedings, एक सवाल बनता है, यहाँ से प्री का सवाल आता है, यहाँ से प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड। यहाँ सवाल आया है आरजीएस में। आरजीएस का पेपर अपलोड हो गया क्या अभी तक? सवाल आया है इस सेक्शन से इस बार, बच्चे गड़बड़ करके आए हैं। ये जो प्रोसिक्यूटर लिखा है ना इसमें, बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड लिख रहा है क्या? याद करो, एक सवाल आया था ऐसा। अरे किसी को याद है? नहीं याद है? ये सिर्फ सब मेरे को याद है। तुम लोग पेपर देख, किसने पेपर दिया था इस बार? तीनों ने। क्यों याद नहीं है? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे याद है नहीं याद है? ये सवाल आया था इस बार आरजेएसपी में। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना। अभी पेपर तो अपलोड हुआ नहीं है। पेपर अपलोड कर देना चाहिए। अच्छे पढ़ाए, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब कब का सबको पूछा हुआ है। पेपर अपलोड नहीं है ना, पेपर अपलोड किया नहीं अभी तक इन्होंने। चलिए, नहीं किया तो कोई बात नहीं। द थिंग इज, तुम लोग क्या बोलना चाह रहा है? एक लाइन और लिखिए इसमें। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्या लिखवा है मैंने? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग here proceeding means a trial or inquiry. Here the proceeding means trial or inquiry.
हियर द प्रोसीडिंग मीन्स ट्रायल और इंक्वायरी। लिखिए, डांडिक कार्रवाई में, डांडिक कार्रवाई में, कार्रवाई के अंतर्गत, कार्रवाई के अंतर्गत विचारण या जांच, विचारण या जांच, विचारण या जांच, विचारण या जांच को अभिप्रेत किया जाएगा, को अभिप्रेत किया जाएगा, को अभिप्रेत किया जाएगा। पैराग्राफ निकल के, इट डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, इट डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, इसके अंतर्गत अन्वेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा, इसके अंतर्गत अन्वेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा, इसके अंतर्गत अन्वेषण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा। फिर वो वहां चला जाएगा 32 में, 26 में, सॉरी 26 में चला जाएगा। इट डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन। आगे चलिए और आगे लिखिए, कोई भी चीज कहीं ना कहीं तो कवर हो ही जाएगी। तुम ये सोचो ना कि कोई चीज कहीं कवर नहीं होगी, तुम रेस जेस्टे में कवर करा दोगे उसको, तो कोई भी चीज कहीं ना कहीं कवर हो जाएगी। हर चीज एक दूसरे से लिंक है। जैसे जहां पे हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट जो पहले रिकॉर्ड किए गए उनका क्या महत्व होता है और क्या उनका स्टेटमेंट होता है। मान लीजिए एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया, एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया, घर आया, क्रिमिनल के मामले में स्टेटमेंट दिया था, घर आया, घर आते उसको हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई। क्या स्टेटमेंट कहीं भी रिलेवेंट होगा? क्या स्टेटमेंट कहीं भी रिलेवेंट होगा? सवाल ये है आप लोगों से। एक क्रिमिनल केस था, उसके सामने एक मर्डर हुआ था, उसने बेचारे ने देखा और पूरा वो आई विटनेस था, सोल आई विटनेस, स्टेटमेंट देके घर आया, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। टेंशन में कि भाई मेरे को कोई मार ना दे, हार्ट अटैक आ गया, उसको मर गया। क्या वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा? कभी नहीं होगा। कॉज ऑफ इज डेथ, क्या उसका कॉज ऑफ इज डेथ है? नेचुरल डेथ हुई तो क्या कवर होगा। लेकिन अगर उस रेस जस्टिस से कैसे कवर करोगे? क्या सेम ट्रांजेक्शन है? आप ऐसे फोल करा सकते हो कि उस मर्डर की वजह से टेंशन में था, धमकी मिल रही थी इसलिए टेंशन में था, इसलिए कॉज ऑफ डेथ आप बता दो कि भाई हार्ट अटैक इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत स्ट्रेस में था, धमकियां मिल रही थी लगातार, इसलिए कॉज ऑफ डेथ। हाउ यू हैव, आपको लिंक करना पड़ेगा चीजों को। लेकिन अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो कभी कवर नहीं होगा, ये भी याद रखना। हाँ, तो यूजुअली आप हमेशा तो इस टाइम नहीं मिल रही हो धमकी, लेकिन बाद में धमकी मिल रही हो, उसने कोई कोई कंप्लेन दी हो, फिर वो चीज वहां से लिंक रिलेवेंट बनती है। लेकिन सिंपल स्टेटमेंट दिया है तो स्टेटमेंट तो फिर आप 26 में जाओ, 27 जाओ, कहीं भी लिंक नहीं है। लेकिन अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका था, 27 में बात समझ में आई? कैसे प्रोविजन, हर चीज रेस जेस्टे जो है वो सेम ट्रांजेक्शन कैसे है? क्या उसका हार्ट अटैक होना, क्या पता उसको 3 अटैक पहले भी आ चुके हो, फिर भी आप कैसे हर चीज से कैसे लिंक करा दोगे? सेम ट्रांजेक्शन मतलब ये थोड़ी होता है, सेम ट्रांजेक्शन मतलब होता है कि कोई चीज कंटिन्यूटी में है, कोई चीज निरंतरता में है, तब जाके वो रेजिस्टर बनती है। तब वो क्या बनती है? सेक्शन 4 के अंदर उसको हम मानते हैं कोई चीज लगातार है, सतत हो रही है। जैसे उसको चक्कू मारा, फिर हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, तो वो चीज एक कंटिन्यूटी में हुई ना। जैसे आप गए नीचे चाय पीने के लिए, किसी को कोई मारा था, आपने उसको बचाया, बचाने के बाद आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल के बाद उसका कंप्लेन कराया कहीं, ये पूरा जो ट्रांजेक्शन आपने बताया ये एक सेम ट्रांजेक्शन है। हर चीज थोड़ी ना सेक्शन 4 के अंदर तुम गिरा दोगे। बात समझ में आई? अरे हार्ट अटैक हुआ है उसे, नेचुरल डेथ, कैसे प्रूव करोगे नेचुरल डेथ को? नेचुरल डेथ को आप नहीं साबित कर सकते ना। एक लाइन और लिखिए, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी, the proceeding between the prosecutor and the accused, the proceeding between the prosecutor and the accused, the proceeding between the prosecutor and the accused
having the same meaning in this section, having the same meaning in this section, having the same meaning in this section. डांडिक विचारण या जांच, जांच के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत, अंतर्गत कोई भी कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई अभियुक्त और अभियोजक, अभियुक्त और अभियोजक, अभियुक्त और अभियोजक के मध्य की कार्रवाई समझी जाएगी। अभियुक्त और अभियोजक के मध्य की कार्रवाई समझी जाएगी, के मध्य की कार्रवाई समझी जाएगी। अभियुक्त और अभियोजक के मध्य की कार्रवाई समझी जाएगी। ठीक है, यहां पर होता है सेक्शन 33 का गेम ओवर, 33 हो गया खत्म। ट्वेंटी 27 खत्म होता है, ठीक है ना। अर्लियर इट वाज 33, नाउ इट इज 27, यहाँ पे खत्म होता है। 28 हम कर चुके हैं, अरे कर चुके नहीं कर चुके, ठीक है। 28 को हमने किसके साथ पढ़ा था, किससे पढ़ा था, 14 के साथ, ठीक है। 28 हो चुका है खत्म, 29 में आइए। बाकी बच्चे कहाँ गए आज के, चलो बेकार सेक्शन है सारे, कभी सवाल वाल नहीं पूछते इनसे, लेकिन ठीक है, एक एक लाइन में खत्म करवा दूंगा। लिखना स्टार्ट करो सीधा। ऐसा है 29 से बोलता है कि अगर भाई किसी पब्लिक ऑफिसर ने, किसी पब्लिक ऑफिसर ने पब्लिक रिकॉर्ड बनाया है, मतलब कोई लोक सेवक है, उसने कोई लोक दस्तावेज में कोई भी चीज की एंट्री करी है, कोई भी चीज की एंट्री करी है, तो वो चीज क्या है सर, रिलेवेंट है। जैसे आरटीओ का ऑफिसर है, आरटीओ होता है ना, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसने एंट्री करी थी कि भाई मैंने इस गाड़ी का चालान काटा है, ठीक है। आगे जाके उसी गाड़ी ने 4 लोगों को भी उड़ा दिया, ठीक है। अब उसने जो एंट्री करी, उसने जो चालान काटा है उसका, हाई स्पीडिंग का, ओवर स्पीडिंग करा था वो, तो वो जो रिसिप्ट है वो क्या है, रिलेवेंट है। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, वो क्या बन जाएगी, रिलेवेंट। लिख लीजिए इसमें 2 लाइन, खत्म करेंगे इसे। लिखिए, इसमें कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, इस टॉपिक में कुछ नहीं आता इनमें, बेसिक पढ़ना, कोई सवाल पूछ ले तो पूछ ले। लिखिए इसमें, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी किसी लोक सेवक द्वारा, जहां कहीं भी किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य में, जहां कहीं भी किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य में, पदीय कर्तव्य में किसी पुस्तक रजिस्टर, किसी पुस्तक रजिस्टर, किसी पुस्तक रजिस्टर में अभिलेख रखा जाता है, किसी पुस्तक अभिलेख, किसी पुस्तक रजिस्टर में अभिलेख रखा जाता है, जो कि, जो कि विवादक या सुसंगत तथ्य कथन करता है, जो कि विवादक या सुसंगत तथ्यों का कथन करता है, जो कि विवादक या सुसंगत तथ्यों का कथन करता है, जो कि विवादक या सुसंगत तथ्यों का कथन करता है, विवादक या सुसंगत तथ्यों का कथन करता है, तो वह, तो वह सुसंगत होगा, तो वह सुसंगत होगा, तो वह सुसंगत होगा,
हाँ जी, लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। वेर एवर एनी पब्लिक सर्वेंट, in discharging of his official duty, 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 made a record in book or register, made a record in book or register, book or register. Such record is relevant. Such record is relevant under this section, under this section, under this section, under this section. लिखिए, जहां कहीं भी कोई मानचित्र चार्ट, जहां कहीं भी कोई मानचित्र चार्ट और रेखांक केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए हैं, के अधीन बनाए गए हैं, जिनके अंतर्गत विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य, जिनके अंतर्गत विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के कथन किए गए हैं, जिनके अंतर्गत विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के कथन किए गए हैं, तो वह सुसंगत होंगे, तो वह सुसंगत होंगे, तो वह सुसंगत होंगे, तो वह सुसंगत होंगे। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए प्लीज। वेरेवर any map, chart or plan, wherever any map, charts or plan made under the authority of central government or state government, made under the authority of central government or state government, made under the authority of central government or state government, in which it is related to fact and issue or relevant fact, in which it is related to fact and issue or relevant fact, then it is relevant under this section, then it is relevant under this section, then it is relevant under this section. जैसे आपने देखा होगा सिविल केसेस में क्या होता है, जो गांव के केस होते हैं ना, रेवेन्यू वाले मैटर होते हैं, भाई गांव की जमीन है तो आप देखना उसमें नक्शे बने होते हैं गांव में, पटवारी की कोई गया पटवार घर कभी, लाल लाल पुस्तकों के अंदर उसमें पूरे पटवारी रखते हैं रिकॉर्ड अपना, तो उसमें पूरे नक्शे होते थे बड़े बड़े, उसमें फिर पूरा खेत ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये खेत इसका है, ये खेत इसका है, तो यहाँ पे नंबर होते हैं 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं खेवत खतौनी जो होते हैं ना। अब आप देखोगे कि जो पटवारी ने जो नक्शे बनाए हैं या गिरदावर ने या फिर कानूगो ने जो नक्शे बनाए हैं, वो सारे नक्शे जो होते हैं वो अल्टीमेटली बना कौन रहे, तहसीलदार के इंस्ट्रक्शन में बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट ही बना रही है उन सारे मैप्स को। अब उस मैप के अंदर ये जमीन अगर मेरे हिस्से में दिखा रखी है और इस जमीन पर इसने कब्जा कर लिया है तो रिलेवेंट है ना, मेरे मेरे खाते में क्या दिख रहा है। और अगर उसने अगर नक्शा नहीं बनाया, उसने सिर्फ अकाउंट्स में एंट्री करी है तो रिलेवेंट होगा 29 में, नक्शा बनाया है तो रिलेवेंट होगा 30 में। बात समझ में आ गई, हाउ दीज सेक्शंस आर वर्किंग हियर, कैसे सेक्शंस काम कर रहे हैं, कि अगर किसी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर किसी ने मैप्स प्लान्स चार्ट्स वगैरह कुछ बनाए हैं, और जो कि डील किससे करते हैं, बनाने से बनाना रिलेवेंट नहीं है, अगर वो रिलेटेड होते हैं फैक्ट एंड इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के साथ, सुसंगत तथ्य विवादक तथ्यों के साथ अगर वो जुड़े हुए हैं तो ही वो क्या होंगे, सुसंगत होंगे। आसान है भाई, लोक सेवक ने कुछ लिख दिया रिकॉर्ड के अंदर तो 29 में रिलेवेंट हो गया। तो प्रोविजंस आर वेरी इजी, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसमें कोई दिक्कत हो आपको। डन। कहा है हम?
अब यहां पे क्या होता है, देखो ऐसा है कि एक होता है पब्लिक नेचर, लोक प्रकृति। लोक प्रकृति क्या होती है सर, किसी अगर मान लीजिए लोक प्रकृति का कोई अधिकार है, जैसे सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, सरकार के पास क्या होती है सर, जैसे जमीनें भी होती है सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास गोचर लैंड होती है। गोचर लैंड क्या होती जाता है, गांव के अंदर एक जमीन को तय कर किया जाता है कि यहाँ पे सबके पशु चरने के लिए आएंगे, इसको गोचर लैंड कहते हैं। गोचर जो जमीन है, अब सरकार चाहती है इस गोचर पे ऊपर हम एक लोक पब्लिक राइट डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक नेचर, मतलब कोई ऐसा है कि लोक प्रकृति के किसी अधिकार को अस्तित्व में ले आए, एग्जिस्टेंस में आ जाए कोई भी पब्लिक नेचर का राइट। सरकार ने उस गोचर पर क्या किया है, एक छोटी सी स्कूल खोलने का या आंगनबाड़ी खोलने का फैसला लिया। समझना बात, सरकार ने जो भी ये एक्ट रेगुलेशन या ऑर्डिनेंस के साथ में जो पब्लिक नेचर के लिए राइट लेके आई, इसी को क्या हो जाता है सर, यही चीज क्या बन जाती है, रिलेवेंट है। लिख लीजिए इसमें, लिखे, wherever the court has to form an opinion, wherever the court has to form an opinion which existence of which existence of which existence of the fact of a public nature, 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 public nature, which is declared by central government or state government, central government or state government, in respective notification, in respective notification, in respective notification, in respective notification, then such existence of right is relevant, then such existence of right is relevant, then such existence of right is relevant। हिंदी में लिखिए प्लीज। जहां कहीं भी न्यायालय को जहां कहीं भी न्यायालय को जहां कहीं भी न्यायालय को लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में, लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, जहां कहीं भी न्यायालय को लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में की गई सूचना सुसंगत होगी, राजपत्र में की गई सूचना सुसंगत होगी 38 में आइए, 38 क्या सॉरी 32 में आइए। अब क्या है ना सर, जैसे मान लीजिए ऐसा होता है, जितने भी लॉ निकलते हैं, जितने भी कानून पास होते हैं देश में, वो सारे कानूनों की कॉपी रखी जाती है। लॉ कमीशन, लॉ मिनिस्ट्री अपने पास एक कॉपी रखता है। लॉ कमीशन के पास में जितने भी कानून है देश में, चाहे वो लोकल कानून हो या फिर कोई सा भी कानून हो, लॉ कमीशन अपने पास वो रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो अपने पास में रखती है सारी कॉपीज। पार्लियामेंट में जितने भी कानून पास होते हैं उनकी भी कॉपीज रखी जाती है, कि आज भी संविधान की जो मूल प्रति है वो पार्लियामेंट में पड़ी है, तो उनकी कॉपी रखी जाती है। कभी कोई गया है पार्लियामेंट आप में से? करवा दे एक अरेंजमेंट आप लोगों को पार्लियामेंट का। यू वांट टू सी पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट? आप लोग कहीं नहीं गए अभी तक सुप्रीम कोर्ट में? तो विजिट किया आपने सुप्रीम कोर्ट? तो नए वाले पार्लियामेंट मैंने भी नहीं देखा, पुराने में तो मैं गया हुआ हूँ। नए वाले पार्लियामेंट में अभी तो क्या है, जब से लास्ट ईयर कुछ हुआ था ना,
में कूद गए थे कुछ लोग, तब तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने रूल। लेकिन इफ यू वांट टू गो, हमारे 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 लोकल एमपी है वहां के लोकसभा अध्यक्ष जो है वो हमारे लोकल एमपी है, तो उनसे बात करके करवाएंगे अरेंजमेंट आपका। यू वांट टू गो, वी कैन अरेंज फॉर यू। अच्छे आदमी है ओम बिरला जी। माननीय सदस्य, ऐसे कहते ना, माननीय सदस्य। ठीक है। इनके ऊपर जगदीप धनखड़ के ऊपर चला था, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर चला था। इनके ऊपर भी लेके आए थे। हाँ, कोलकाता हाई कोर्ट। इम्पीचमेंट तो चलता रहता, जस्टिस पार्टी वाला के अगेंस्ट भी लेके आए थे लोग, जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में आया था। तो वो तो लगता है ना कि चलो इस पे कमेंट कर दिया, कैसे कमेंट कर दिया। चलिए लिखिए इसमें, इसमें लिख दीजिए, where the court has to opinion, wherever the court has to the opinion, wherever the court has to form an opinion, court has to form an opinion as to the law of any country, as to the law of any country, as to the law of any country, जहां कहीं भी न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, जहां कहीं भी न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, then any statement of law contained in book under the authority of government of such country is relevant, तो ऐसे देश के सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित और प्रकाशित विधि की पुस्तक सुसंगत होगी। मतलब जैसे मान लीजिए आज पाकिस्तान में क्या लॉस चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान में शादी हो गई, जैसे हुई थी ना अभी सीमा की और सचिन की, तो उनकी शादी हुई, कल को इनके बीच में अगर डाइवोर्स का कोई मैटर होता है, तो अब पाकिस्तान का लॉ देखो, इंडिया का लॉ देखो, तो फिर अगर उनका कोई लॉ देखना है तो यहाँ की कोर्ट ओपिनियन बनाएगी, तो क्या बनाएगी, यहाँ की कोर्ट ओपिनियन कैसे बनाएगी, यहाँ की कोर्ट कुछ नहीं करेगी, वहां पे क्या कानून चल रहा है, उस कानून के रिगार्डिंग उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहां की गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन सी बुक्स पब्लिश हो रही है, उनके अथॉरिटी में क्या लॉ उनके बता रहे, जैसे हमारे पार्लियामेंट के अथॉरिटी में क्या क्या बन रहे हैं, सारे कानून जो बन रहे हैं वही है। तो ये सब चीजें क्या है सर, रिलेवेंट है। फालतू सेक्शन है, सवाल नहीं पूछा जाता, सिंपल से अगर तुमको याद करने का है तो एक याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, इसको मैं हमेशा ऐसे याद करता था। एक बार एमपी में सवाल आया था इसका 2017 में 18 में, तो कभी मैंने सवाल देखा नहीं इससे यहाँ से आते हुए। उनतीस में हमने क्या पढ़ा था, 28 भी था क्या इसमें, 28 भी तो था, 28 भी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अकाउंट
32 में क्या था? लॉ बुक्स। अब इसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया था। इसका फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने कि आपके एमपी लॉ है, एक पार्टी ना, पॉलिटिकल पार्टी, आप के एमपी, पार्लियामेंट में कम एमपी ना इनके, तो इसे याद किया था मैंने इसके। आपके एमपी लॉ है, अकाउंट, पब्लिक रिकॉर्ड, मैप, पब्लिक नेचर और लॉ। लॉ तो लॉ से हो जाता है ना काम। तो आपके एमपी क्या है, कौन, पार्लियामेंट में लॉ है। ये फालतू सेक्शन याद नहीं होते थे बीच के, कि 34 क्या है, 35, मतलब उस टाइम तो क्या है, इससे होता था 34, 35, 36, 37, 38। अब ये बन गया है 28, 29, 30, 31, 32। तो भाई कभी 28, 29, 30, 31, 32 में कंफ्यूजन हो जाए तो आपके एमपी लो है, अकाउंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड, मैप, पब्लिक नेचर और लो, याद रह जाएगा। बीच के सेक्शन से ये बहुत ऐसा एरिया है कि इसको बच्चा यूजुअली अवॉइड कर देता है इस पोर्शन को, यहाँ सवाल आ जाता है, तो इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। रटने में एक्सपर्ट कभी नहीं था मैं, लेकिन मल्टीपल टाइम आप पढ़ते हो तो आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत से बच्चों को लगता है ना सर मेरे को मुंह जबानी याद नहीं होता डायरेक्ट, कोई बात नहीं, मत याद हो, कीवर्ड्स याद करो, बार बार पढ़ो, हाईलाइट कर दो अपने ब्रेड को, अच्छे से रंग के पोत के बैठो। समझ में आई बात? यहाँ पे हो गया आपका खत्म। कहां तक हो गया खत्म? 32 तक खत्म हो गया। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं 33 की। हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज रिलेवेंट इज टू बी प्रूव। निकालिए ब्रेक। सवाल यह है कि भैया किस कथन को कितना साबित किया जाए। अब तुम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सोचो ना, किस कथन को कितना साबित किया जाए, तो भैया जितना कोड को ठीक लगेगा उतना साबित करोगे। देखा जाए तो सेक्शन कभी पूछा नहीं गया आज तक। सेक्शन है 30, अर्लियर इट वाज 39, नाउ इट इज 33। इसको कभी पूछा नहीं गया। अब तुम सोचो कितना साबित किया जाए। पढ़ो एक बार, तुम्हें खुद पता लग जाए क्या लिखा हुआ है। देखिए, when a statement of evidence which gives forms of the part of the longer statement, conversations to the part of isolated document is contained in a document, evidence shall be given no more than full understanding of the nature effect of the statement of the circumstances under which it was made। इसमें लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए, क्वेश्चन बना के लिखिए, हाउ मच स्टेटमेंट इज नीड टू बी प्रूव्ड। हाउ मच स्टेटमेंट इज नीड टू बी प्रूव्ड, किसी कथन में से कितना साबित किया जाना चाहिए, किसी कथन में से कितना साबित किया जाना चाहिए, किसी कथन में से कितना साबित किया जाना चाहिए। एक लाइन लिख लीजिए, as the court consider necessary, as the court consider necessary, as the court consider necessary, that particular case to the full understanding of the nature, that particular case to the full understanding of the nature, that a particular case to the full understanding of the nature, full understanding of the nature and effect of such statement, and effect of such statement and circumstances under which it was made, effect of the statement and circumstances under which it was made, circumstances under which it was made। लिखिए, उस कथन को उतना साबित किया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव जिनके अंतर्गत उसे किया गया हो, जिनके अंतर्गत उसे किया गया हो, जिनके अंतर्गत उसे किया गया हो,
उसे पूर्णतः समझने के लिए, उसे पूर्णतः समझने के लिए, उसे पूर्णतः समझने के लिए आवश्यक विचार करता है, उसे पूर्णतः समझने के लिए आवश्यक विचार करता है, उसे पूर्णतः समझने के लिए आवश्यक विचार करता है। ठीक है, आवश्यक विचार करता है। ठीक है, तो मतलब उतना साबित करो जितना कोर्ट को लगता है ठीक है उसको समझने के लिए, और उसको फुल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए कि हाँ भाई उसने स्टेटमेंट साबित किया जाएगा। यहां तक होगा इतना। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेगा पूरा एविडेंस का जो पार्ट है ना हमारा खत्म होने वाला, क्योंकि पीछे वाला हमने वो पढ़ ही लिया, कैरेक्टर तो हमारा हो ही गया। 46 to 50 हम पहले पढ़ चुके हैं, और अभी ये भी हो गया सर, 33 भी हो गया ना, 33 हो गया। अब जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, अब ये पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको देखते हैं। अब सवाल आएगा यहां से आरजेएस का, यहां से क्या आएगा, यहां से आरजेएस का सवाल आएगा। इस साल जो आरजेएस का मेंस होगा उसमें एक इलस्ट्रेशन पूछा जाएगा, इलस्ट्रेशन होगा इलस्ट्रेशन 13 का एनओपी, 13 का होगा, सॉरी हाँ 12 का सॉरी 12 का एनओपी इस बार जो मेंस में आएगा। ऐसा होता है आरजेएस का एक सेट पैटर्न है। एक साल तो ये लोग इलस्ट्रेशन पूछेंगे आपके सेक्शन 34 से लेकर, नए वाले सेक्शंस ना थोड़े से वो हैं एक साल तो ये लोग इलस्ट्रेशन पूछेंगे 34 से लेकर 38 तक के, और एक साल ये लोग इलस्ट्रेशन पूछेंगे 12 और 13 के। बात समझ में आई? मेंस के अंदर इस साल जो इलस्ट्रेशन इन्होंने पूछा, इस साल जो इलस्ट्रेशन ये लोग इन लोगों ने पूछा है वो पूछा है सेक्शन 37 का। 37 का इलस्ट्रेशन इस साल आरजेएस मेंस में पूछा है इन्होंने। तो अब जो ये पूछेंगे वो पूछेंगे सेक्शन 12 का। इनका हमेशा सेट पैटर्न रहता है पेपर को लेके, और ये कभी चेंज नहीं किया इन्होंने बहुत सालों से, और ये बहुत अंदर की बात है जो बता रहा हूं। और प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन घूम रहे हैं। स्टैंडर्ड पेपर बनेगा तो आएगा, जैसा पेपर अभी मेंस का था। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या बला है साहब, 34 से लेकर 38 तक, इसको समझते हैं। इसकी हेडिंग है सर, जजमेंट व्हेन रिलेवेंट, जजमेंट व्हेन रिलेवेंट, निर्णय कब सुसंगत होंगे। सवाल यह है कि निर्णय कब सुसंगत होंगे, हेडिंग डाल लीजिए एक, निर्णय कब सुसंगत होंगे। when judgment when relevant या when judgments become relevant, इसको समझते हैं। सेक्शन है 34, 35, 36, 37, 38। कल की क्लास लंबी होगी, ठीक है ना। ये चारों सेक्शंस में शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सेक्शंस एक दूसरे से जंप करते हैं। जिसने एपीयू की क्लास ली उसको पता है कि ये सेक्शंस एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है। ये देख, इनको मैं अलग अलग नहीं पढ़ा सकता, ये सेक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये लिंक्ड है। लेकिन सेक्शन 40, ये जो 40 है मतलब 34, अब ये क्या बन गया है 34, इसका कोई लिंक नहीं है। इसको हम अभी समझ लेते हैं। ये क्या बोलता है सर कि जब भी कोई जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री है, अगर आप उसको रोक रहे हो फ्रॉम अदर प्रोसीडिंग्स के, तो वो चीज रिलेवेंट है। मतलब ये क्या कर रहा है सर, स्टॉप प्रोसीडिंग की बात करता है। अभी समझाता हूं, ठीक है। ये क्या करता है, कार्रवाई पर रोक लगाता है। क्या करता है सर ये,
कार्रवाई पर रोक लगाता है। अब होता क्या चीज है वो भी समझिए। अब मैं नोट्स बना रहा हूं अपने कोचिंग के नोट्स बना रहा हूं प्रिंटेड, ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। जैसे जैसे नोट्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे नोट्स कंप्लीट हो रहा है 18 ग्रीन सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो मैं खुद बना रहा हूँ अभी और उसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। नोट्स कंप्लीट होंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, और वो बिल्कुल इंटरनल सर्कुलेशन के नोट्स हैं, मतलब उसको सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, वो कोचिंग वाले बच्चों के लिए ही स्पेशल है। बस अपने जो प्रिंटेड नोट्स हैं, अपने प्रिंटेड नोट्स की वैल्यू भी मार्केट में बहुत ज्यादा होगी, अभी उस पर काम चल रहा है। जैसे वो नोट्स बनेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ताकि बीच में कोई एग्जाम आ जाए और सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ा हुआ हो तो भी आपका काम चल जाए उसको पढ़ के, ठीक है। तो स्टॉप प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई पर क्या क्या करता है सर, ये रोक लगाता है। कैसे रोक लगाता है, पढ़िए एक बार। द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री व्हिच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट होल्डिंग ए ट्रायल इज रिलेवेंट फैक्ट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सच कोर्ट ought to take cognizance or not। आपको पता है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, नो कोर्ट शॉल ट्राई एनी सूट और प्रोसीडिंग, ये लिखा हुआ है। अब वहां पे देखना आप, रेस जुडिकेटा जो होता है वहां पे कोर्ट की ट्राई करने की शक्ति खत्म हो गई, मतलब कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सेक्शन 9 पता है सीपीसी का, सेक्शन 9 ये पता है क्या बोलता है सेक्शन 9, वाद को वर्जित करने के लिए एक्सक्लूड कर देता है सूट को। और वहां पे लिखा हुआ है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस व्हिच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, यही लिखा हुआ है, नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस, ये लिखा हुआ है। अब ये याद रखना कि अगर लॉ में किसी भी पॉइंट में अगर सेकंड सूट को इंस्टीट्यूट करने से रोक लगा रखी है तो वो जो जजमेंट आया है वो रिलेवेंट है। जैसे रेस जुडिकेटा पढ़ा है आप लोगों ने सबने अच्छे से, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि सर देखिए सूट नंबर 1 है, ये हुआ है ए वर्सेस बी के बीच में, जो कि क्या हो गया सर, डिक्री हो गया है। यहाँ पे सूट नंबर 2 है, दिस इज बी वर्सेस ए। ये जो दूसरा सूट है ये इस पर रोक रहेगी। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है सेक्शन 11 सीपीसी में, और यही बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 34 में भी लिखी हुई है। तो मतलब देखा जाए तो ऐसे सवाल आया ना कि where the principle of res judicata has been provided in भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूर्व न्याय के सिद्धांत पर कौन सा धारा आधारित है, तो क्या हो जाएगी धारा 34। तो 34 भी तो ऑन द सेम लाइन हेल्ड है कि अगर किसी ने भी कोई भी अगर रोक लगा रहा है, कोई जजमेंट ऑर्डर के थ्रू रोक लगा रहा है, अरे सर जो सूट नंबर 1 का जो जजमेंट आएगा, यहाँ जो डिक्री आई, इसने तो रोक लगाई इस पे। सूट नंबर 2 पे रोक कौन लगा रहा है, ये ऑर्डर जजमेंट डिक्री, ये इसे ने क्या लगाई सर, रोक लगाई अल्टीमेटली। इसी चीज की हम बात करें। आप एक बार ऐसा कीजिए, दोबारा पढ़िए अब इसको, सेक्शन 34 को, सब समझ में आ जाएगा। अभी कार्रवाई पर रोक लगा रहा है ना भाई, दूसरी प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट होगी। और रोक क्यों लग रही है, क्योंकि जजमेंट ऑर्डर और डिक्री की वजह से रोक लग रही है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे भैया सब हुआ क्लियर? अब कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा एक साथ ही सारा। लेकिन ये समझ में आई? तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल कहां दिया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, सेक्शन 34 में। ये सवाल आया हुआ है मल्टीपल, तुम जाके एक बार परीक्षा मंथन देख लेना, उसमें सवाल तुम्हें मिल जाएगा। ये सवाल आया हुआ है, इससे यही सवाल आता है।